हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सुखदेव गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। और बेटा जैसे कि हमने जो अपनी सीरीज़ चलाई थी अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की, तो उसमें बहुत से अच्छे बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया, उस बच्चों को बहुत हेल्प हुई उसके अंदर। तो उसी से मोटिवेटेड होकर अब हमने M3 के लिए भी कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़, मतलब ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि क्वेश्चंस जो आ ही जाएंगे, बट हाँ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 12 या 13 मार्क्स के लिए आते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 4-5 वीडियो में मैं पूरा कैलकुलेट दे दूंगा बेटा। और अगर आप 4-5 वीडियो देख लेते हैं तो मिनिमम 25 to 20 के अबव आपका स्कोर हो जाएगा इसके अंदर। सो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं। मैट्रिक्स क्या है आप समझ ही रहे होंगे, पहला यूनिट है आपका मैट्रिक्स। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट वैसे ही करूंगा मैं, कुछ 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और तो आपको बस वही सब समझना है उसके अंदर। चलिए अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे a माइनस बी कहा है, आपको a भी दिया है b भी दिया है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जब माइनस या प्लस करना हो अगर किसी दो मैट्रिक्स को, तो एलिमेंट टू एलिमेंट जाता है। इसका मतलब ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, और ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा। सो अब क्या करेंगे, या घटेगा, मतलब अगर आपको घटाना भी हो, आपको माइनस करना हो, तो यही ये है। सो यहाँ पे आप सबसे पहले a माइनस बी लिखिए, और सिंपल इस तरह से आप a की जगह पे a का मैट्रिक्स और b की जगह माइनस है तो बीच में माइनस, फिर b की जगह पे b का मैट्रिक्स लिख दीजिए इस तरह से। अच्छा अब आप माइनस करिए, 4 माइनस 3 1 आएगा, 2 माइनस 7 दिस विल बी माइनस 5, 3 माइनस 2 दिस विल बी 1, एंड 5 माइनस 9 विल बी माइनस 4। तो ये देखिए बेटा, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका आराम से। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए जरूरी नहीं कि 2 मार्क के लिए आए, एक्चुअली जहाँ से मैंने उठाया है ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया था, बट जरूरी नहीं कि ये 2 मार्क के लिए ही आए, कभी कभी ये 5 मार्क के लिए भी पूछा जाता है क्वेश्चन, बट आएगा जरूर, इसकी गारंटी है। अब ए स्क्वायर को एक्चुअली लिखा कैसे जाता है, a इंटू ए। अच्छा बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं बताऊंगी गलतियां, तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है ए स्क्वायर का मतलब होता है कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये कभी मत करिए। एटलीस्ट आप ऐसा भी लिखेंगे ना तो आधा 1-2 मार्क दे देगा, लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया कि सबका स्क्वायर कर दिया तो डायरेक्ट काट देता है एग्जामिनर आपका क्वेश्चन। तो कैसे करना है वो देखिए। अच्छा बहुत से बच्चों की ये दिक्कत भी होती है, उनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने नहीं आता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने नहीं आता उनको, तो आज हम वो भी सीख रहे हैं। इसके अंदर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये कंफर्म है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आना आपको। देखिए करना क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, आपको जाना यहाँ, देखिए पहला वाला जो मैट्रिक्स होगा आपके देखिए इस तरह से, आपके बाएं साइड में जो मैट्रिक्स होगा, आपके जो दाएं हाथ में मैट्रिक्स होगा, तो जो बायां वाला होता है उसकी पंक्ति लेनी है, यानी कि रो लेनी है ना। इसे हम रो कहते हैं, इसे हम रो कहते हैं, इसे हम कॉलम कहते हैं, ठीक है, स्तंभ कहेंगे। तो जो ये रो है और जो आपके दाहिने हाथ पे होगा उसकी कॉलम लेते हैं। अच्छा कैसे करते हैं, एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। 0 गुणे 0 0, प्लस 1 कम 1 1, देखिए प्लस 2 दूनी 4। देखिए कैसे किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो जैसे ही आप दूसरी कॉलम में आएंगे, रो वही रहेगी, फिर से वो रो रिपीट होगी, तो रो वही रहेगी लिखते समय, बस कॉलम हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब फिर से वही 0 to 1 0, प्लस 1 into 0 0, नाउ 2 into -1 -2। फिर सेकेंड आपने कॉलम शिफ्ट किया तो शिफ्ट कर लीजिए यहाँ पे, देखिए 0 into 2 0, 1 into -1 -1, 2 into 0 0। देखिए रो वही थी, कॉलम आपने चेंज करते गए तो कॉलम अलग अलग आते गए। ये हो गया, इसको भी हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इसकी बारी है, अब ये खत्म हो गया आपका। अब इसकी बारी फिर से वही 1 into 0 0, प्लस 0 into 1 0, माइनस इंटू दिस विल -2, 1 into 1 1, 0 into 0 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 1। हाँ 1 into 2 2, 0 into -1 0, -1 into 0 0। देखा बहुत आसान है बेटा। 2 into 0, अब देखिए अब ये भी खत्म हो गया।
अब इसकी बारी है। 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, 0 प्लस 0, 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 0। देखिए हो क्या, इसको देखिए कितना आसान है निकालना। बस अब इसको जोड़ लीजिए आप, कितना आ गया 5 -2 -1 -2 2 2 -1 2 5। ये देखिए ये आंसर है बेटा, ये है आपका a²। ये तरीका है, ये कंफर्म क्वेश्चन है बेटा, या तो 2 मार्क के लिए, नहीं तो ज़्यादा 5 मार्क के लिए आएगा। सो प्लीज़ इसको आप जरूर करिएगा, पॉज करके जरूर इन सबको लिखते जाइए, और नहीं समझ में आ रहा है बार बार उसको रिपीट करिए वीडियो को, जब तक आपका डाउट नहीं क्लियर हो जाए। देखिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है किसी चीज़ को समझने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक से अलग अलग क्वेश्चन निकाल करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए एक क्वेश्चन काफ़ी है बेटा आपके लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि इसका आपको ट्रांसपोज याद करना है। अब ट्रांसपोज का एक्चुअली देखिए सिंबल क्या होता है आपको पता है, कभी कभी हम a की पावर t कर देते हैं, a की पावर डैश कर देते हैं। सो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो ट्रांसपोज के लिए क्या करना होता है, देखिए आपको ट्रांसपोज का मतलब पता होना चाहिए। सिंपल मीनिंग है उसका, जो पंक्ति है उसे स्तंभ में लिख दीजिए, यानी कि जो ये पंक्ति है उसे स्तंभ में लिखना है, यानी कि इस तरह से 2 4 6 5। अब इस पंक्ति को भी स्तंभ में लिख दीजिए, 4 2 1 7। इसको भी लिख दीजिए 2 3 8 5। ये देखिए ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ऐसे ही फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। सबसे पहले बेटा देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, यानी देखिए जिस किसी भी अवयव में यानी मैट्रिक्स में अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो अगर इस फॉर्म में है, क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में है, तो उस पूरे मैट्रिक्स को, उस अवयव को आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है z = x + iy, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, z बार। z बार का मतलब होता है x, जहां भी i लगा होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, -iy हो जाएगा। तो इसी तरह से सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब बार लगा देंगे इसके ऊपर, और जहां जहां i होगा उसका साइन चेंज करते चलेंगे। 1 + 2i, 2 - 3i, 3 + 4i, 4 - 5i, 5 + 6i, 6 - 7i, 8। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं चेंज करेंगे आप। 7 + 8i, जहाँ i है बस उसी के साथ आपको करना है ये काम। ये हो गया। इसके बाद अब उसने कहा है कि उसका ट्रांसपोज भी फाइंड करना है, तो आपको a बार t लगा दीजिए। और जैसे आप t लगाएंगे तब आपको जस्ट इसके, यहाँ पे मैंने सिखाया था सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। इस पंक्ति को रो बना दीजिए, इस रो को आप कॉलम में लिख दीजिए। 1 + 2i, 2 - 3i, 5 + 6i। नेक्स्ट इज 4 - 5i, 5 + 6i, और ये हो जाएगा 6 - 7i। नेक्स्ट इज 8, 7 + 8i एंड 9। ठीक है, देखिए ये आपका आंसर है बेटा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इनवर्स के ऊपर। अब आपको पता होगा कि इनवर्स कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क के लिए भी आता है, 2 मार्क के लिए भी आता है। 2 मार्क के लिए आपको 2/2 का दे सकते हैं, और 5 मार्क के लिए आपको 3/3 का दे सकते हैं। अब 3/3 का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, 3/3 बोलते हैं इसको, 3/3 मैट्रिक्स। ओके अच्छा, याद रखिएगा जो इनवर्स है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पर ये दोनों वैल्यू सेम हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमेशा इनवर्स किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अच्छा कैसे करेंगे हम, एडजॉइंट मेथड से कर रहे हैं। एडजॉइंट मेथड क्या कहती है, फॉर्मूला क्या है इनवर्स के लिए, एडजॉइंट मेथड है दिस इज 1/mod ऑफ है, इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट यानी सारणी, और यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, व्युत्क्रम। ठीक है, सो हम कैसे करेंगे अब, देखिए सबसे पहले मॉड है यानी कि एडजॉइंट, ये निकालिए, सारणी का मान निकाल लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। सो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत से बच्चों को डिटर्मिनेंट फाइंड करने नहीं आता, वो भी देख लेंगे कैसे करते हैं। देखिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे जो पहला नंबर होगा उसको प्लस के साथ लिखिए,
और फिर वो कॉलम और वो पंक्ति गायब करके माइनर बनता है, एक माइनर मैट्रिक्स, तो वो लिखना होता है। फिर इसको माइनस के साथ लिखना होता है, फिर इसको प्लस के साथ लिखना होता है, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले प्लस के साथ लिखिए, दिस विल बी 7। अच्छा, जब आप इसको और इसे हटाएंगे यहाँ से, तब आपके सामने क्या दिख रहा है, -2 1 3 और -2, -2 1 3 और -2। फिर आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख दीजिए, +1 आ जाएगा ये। अच्छा, अब इसको और इसको अगर आप करेंगे तो देखो टी शेप में चला जाएगा, गायब हो जाएगा। 10 1 6 -2, 10 1 6 -2 है। और लास्ट में -1 और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसे और इसे गायब कर दीजिए, देखिए ये और ये गायब है आपका, तो 10 -2 6 और 3 आ गया। अब आपको पता है 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 इन ब्रैकेट -2 इंटू -2 करेंगे तो 4 आएगा, माइनस बीच में बेटा कंपलसरी साइन है, ठीक है। अब इसका गुणा करिए, 3 इंटू 1 3 +1 ब्रैकेट -20 माइनस कंपलसरी साइन है, 6 इंटू 1 6 -1 3 इंटू 10 कितना आएगा 30 माइनस कंपलसरी साइन है, 6 दूनी 12, सो -12 है तो ये हो जाएगा +12। देखिए 4 में 3 गया 1, यानी कि 1 इंटू 7 दिस विल बी 7 -26 और ये कितना हो रहा है, यस 42, सो दिस इज -42। कितना हो गया देखिए जरा, इसको ऐड करिए, 2 और 6 दैट विल बी -8 है ना, ये 8 हो गया, फॉर दिस विल बी 68 -7 दिस विल बी -61 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये इक्वल के 0 के बराबर नहीं है, और जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये 0 के बराबर है तब आप नहीं ज्ञात कर सकते, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये 0 है तो आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। यहीं पे आप कह देंगे कि इसका इनवर्स नहीं ज्ञात हो सकता, लेकिन चूंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका इनवर्स अब ज्ञात हो सकता है। तो एडजॉइंट मेथड क्या कहती है, अब एडजॉइंट मेथड के पास आएंगे हम लोग। अच्छा देखिए, एडजॉइंट मेथड एक्चुअली ये है कि एडजॉइंट जो है वो होता है कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और इसका आप अगर ट्रांसपोज लगा दें तो यही आपका क्या है, एडजॉइंट है बेटा। सो यही आपका एडजॉइंट है। अगर अच्छा एडजॉइंट ये है तो अब C11 C12 ये सब क्या है, ये कोफैक्टर्स हैं बेटा। फॉर्मूला ये है इसका, -1 की पावर i प्लस j इंटू माइनर, जो कि हमने यहाँ पे देखा ना, ये माइनर है बेटा, ठीक है, लघु सारणी है ये सब। कैसे निकलता है, जिस पंक्ति का नंबर लगेगा उसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वही माइनर आता है आपके पास। देखिए कैसे करेंगे, तो अब इसमें हम देखिए सबसे पहले 1 1 रखते हैं, तो 1 1 रखा, तो देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब एक बात आप याद रखिए, सिंपल बात है, -1 की पावर एक सम संख्या हो, सम संख्या यानी कि इवन, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। अब सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2 4 6, 2 के गुणे में जितने आती होंगी। और -1 की अगर एक ऑड है, ऑड पावर है, ऑड यानी कि विषम संख्या, तो ये हमेशा -1 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि 1 3 मतलब 2 के जो 2 के गुणे में आती हैं उनको छोड़ करके जितनी भी बचती हैं वो सारी विषम संख्याएं हैं। सो 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया। सो देखिए -1 की पावर 2 और MIJ। अब ये क्या है, देखिए जरा यहाँ पे आइए मेन वाले पे। अब 1 1 यानी कि पहली पंक्ति और पहला, देखिए हमेशा याद रखिए ये जो पहला नंबर है ये पंक्तियों को दर्शाता है, नंबर ऑफ रोज को दर्शाता है, और ये जो सेकंड नंबर है ये कॉलम को दर्शाता है, पंक्ति को, हाँ पंक्ति को दर्शाता है, नहीं सॉरी स्तंभ को दर्शाता है ना। हिंदी में इसे स्तंभ कहेंगे और इसे पंक्ति कहेंगे, इसे रो कहेंगे और इसे कॉलम कहेंगे। सो पहली रो और पहला कॉलम आप गायब कर दीजिए, तो आपके सामने क्या दिख रहा है, -2 1 3 -2, जैसे कि मैंने कहा था। ये देखिए इस तरह से पहले हम लोग लिख देते हैं, फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा फटाफट आपके लिए। ये हो जाएगा 1 2, अब 1 का मतलब फिर से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, 10 1 6 -2।
1 3 -1 का 4 क्या हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, ऊपर वाला गायब हो जाएगा। 10 -2 6 3। नाउ दिस इज 2 1 -1 का पावर 3 कितना हो गया। अब देखो अब बीच वाली रो गायब हो जाएगी, बीच वाली रो सेकेंड रो है ना, और पहला स्तंभ ये और ये इससे गायब होगा। -1 -1 3 -2 अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ये और ये बीच वाला गायब। 7 -1 6 -2 7 -1 6 -2 2 3 -1 की पावर 5 है। 2 3 का मतलब अब देखिए यहाँ पे सेकेंड में और थर्ड कॉलम 7 -1 और 6 3 3 1 -1 की पावर 4 नीचे वाला और ये वाला गायब फिर से। -1 -1 -2 -1 -1 -2 1 3 2 5 ये कितना हो जाएगा बेटा, ये और ये वाला गायब। 7 -1 10 1 7 -1 10 1 और आखिरी वाली वैल्यू है 3 3 की, दिस विल बी -1 की पावर 6 देखिए ये वाली और ये वाली 7 -1 10 -2 ठीक है। देखिए यहाँ सारे वैल्यूज आ गए आपके पास। अब देखिए कैसे, अब -1 की पावर 2 है, इसका मतलब ये 1 हो गया। अच्छा अब इसको सॉल्व करना तो मैंने जस्ट यहाँ सिखाया था, अभी आपको वैसे ही करना है। -2 दूना 4 -3 एकम 3 कितना आया आंसर 1। अब देखिए ये देखिए एक विषम संख्या है 3, तो यहाँ माइनस साइन आएगा बेटा बाहर। इसको करिए कितना आएगा ये -20 -6 26 और माइनस प्लस 26 हो जाएगा ये, ठीक है ओके। देखिए अब ये फिर से सम संख्या एक इवन नंबर है, सो इट विल बी 1 अगेन, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन नहीं आएगा। 30 माइनस कंपलसरी 6 और -2 करेगा तो -12 आएगा, दैट विल बी +12। तो कितना हो गया बेटा ये 42। नेक्स्ट देखिए फिर से ऑड नंबर है, आप समझ लीजिए प्लस माइनस सेकेंड ये वाला माइनस ही आएगा, कंफर्म है, आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं बार बार। ये कितना हो जाएगा 2, ये -3 इंटू -1 करेंगे तो -3 हो जाता है, विल बी -5। इसके बाद वाला प्लस ही होगा, कंफर्म है, देख लीजिए प्लस ही होगा। -14 माइनस +6 हो जाएगा ये, दिस विल बी -8। देखिए नेक्स्ट देखिए ये बात देखिए माइनस होगा, माइनस क्या करेंगे इसे 3 7 21 और ये +6 हो जाएगा, क्यों क्योंकि ऑलरेडी माइनस में आएगा ये वैल्यू। कितना आ जाएगा ये 27 माइनस में। नेक्स्ट देखिए फिर से इवन आएगा क्योंकि माइनस के बाद फिर प्लस आएगा, और 1 इंटू 1 दिस विल बी -1 और ये हो जाएगा -2 दिस विल बी -3। नेक्स्ट है यह देखिए माइनस आएगा 7 माइनस ये 10 ये +10 हो जाएगा, दिस विल बी -17। और आखिरी वाली वैल्यू देखिएगा -14 और ये हो जाएगा +10, ठीक है बेटा, दिस विल बी -4। तो इस तरह से आपके पास सारे आंसर्स आ गए। सो प्लीज़ एक बार आप इसको लिख लीजिए ताकि मुझे रफ करना है अभी, ठीक है बेटा। सो ठीक है मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। सो जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये तो को फैक्टर्स आ गए, अब इसे उठा के आपको यहाँ रखना है अंदर। सो आपका एडजॉइंट होगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा C11 की जगह पे वैल्यू रखिए 1 26 42 -5 -8 27 -3 -17 -4। इसका ट्रांसपोज आ गया बेटा। और ट्रांसपोज जैसे आएगा आप इसको क्या करेंगे, तुरंत पहले सीधा कर लेंगे इस तरह से, यानी इस रो को कॉलम करेंगे 1 26 42 -5 -8 27 -3 -17 -4। ये रहा आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स।
और जैसे एडजॉइंट आ गया, अब ये भी आपके पास है, दिस विल बी -61 और ये आपके पास है जो आ गया है, तो आप इन्वर्स लिख लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया -61 इन ब्रैकेट, एडजॉइंट की जगह रखिए ये वाली वैल्यू 1 - 5 - 3 26 - 8 - 17 42 27 - 4, ये देखिए ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, सो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर आ चुका है। और आप अगर आप चाहते हैं कि इसको आप वेरीफाई भी करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि A × A इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है एक, तो आप चेक कर लीजिए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है दैट मीन्स ये करेक्ट है, नहीं आता है तो हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटि फाइंड करने की आती है ये क्वेश्चन, रैंक। अच्छा, बहुत से बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं इसमें। गलतियां क्या क्या होती हैं आप लोगों से? जैसे आप क्या करते हो कि जैसे कुछ बच्चे, इसकी दो मेथड्स हैं, आपको पता होगी। एक तो है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रो से हम लोग इसे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहाँ से हम लोग नंबर ऑफ नॉन जीरो जो रोज होंगी उसको काउंट करते हैं। यानी कि अगर आपको रैंक निकालनी है किसी मैट्रिक्स की, तो आपको क्या करना होता है कि उसे आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, पूरा लिख देता हूं, मैट्रिक्स में। यानी कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स को सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करना है और उसमें जो नॉन जीरो रोज हैं उसकी जो काउंटिंग होगी, नॉन जीरो रोज का मतलब वो पूरी की पूरी पंक्ति शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब उसका हर एक एलिमेंट अगर शून्य हो जाएगा तो उसे मतलब जीरो रो कहेंगे या शून्य पंक्ति कहेंगे। तो ऐसी नहीं गिननी है आपको, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो भी अशून्य हो, तो ऐसे पंक्तियों को गिनना है और जो उनकी संख्या होगी वही उसकी उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। और दूसरी मेथड क्या है, सारणी से ज्ञात करना। जैसे कि अगर मैं इसका सारणी ज्ञात करूं, अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 तो नहीं है। आपको पता है कि जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो 3 हो सकती है यहाँ पे, तो 3 से कम होगी तो फिर आपको 2/2 का कोई ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये सब बहुत से बच्चे इसमें गलतियां करते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम इसकी सारणी की मेथड को अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं इस मेथड से जाने वाला हूँ, अपर ट्रायंगुलर से। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रो 1 इंटरचेंज विथ R2। इसका मतलब हो जाएगा ये A बराबर हो जाएगा 1 5 8 4 2 1 और 6 3 -5। ओके, नेक्स्ट इज A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे रो ऑपरेशन लगेगा, इससे 0 करेंगे और इससे 0 करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे R2 इम्प्लाइज R2 -4R1 और R3 इम्प्लाइज R3 -6R1। देखिए क्या हो जाएगा ये 1 5 8। ये रो ऑपरेशंस करा रहा हूँ बेटा मैं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो क्या करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R2 की वैल्यू देखिए, ये R1 है, ये R2 है और ये जो है वो R3 है। ठीक है, सो R2 की जगह पे R2 का एलिमेंट रखिए और फिर उसी के ऊपर वाला R1 का एलिमेंट रखिए। तो 4 और ये देखिए -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 2 और इसको अब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 यानी कि -18 आ जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 8 चौक के 32, ये हो जाएगा -31। कितना हो गया, -31। अच्छा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आइए। अब ये देखिए R3 वाला, अब यहाँ पे R3 के एलिमेंट्स रखिए और यहाँ फिर से R1 के एलिमेंट्स रखिए। तो ये 6 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 और -6 0 हो गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 रखिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए। सो 3 और ये कितना हो गया, 6 बचे 30। ठीक है कि नहीं, ये कितना आ रहा है देखिए, 5 छक्का 30 -30 और ये 3, ये -27 हो गया। अच्छा, लास्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -5 आएगा। देखिए ये वाली वैल्यू -5 और ये -6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छंग 48 -48। तो कितना हो रहा है, ये भी -5 है और ये -48 आ रहा है। कितना हो गया, -53। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3 ऑपरेशन में आंसर आ जाता है।
और एकदम कन्फर्म आंसर आता है। देखिए ये दोनों ऑलरेडी 0 हो गए। बस देखिए अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये होता है कि आपको जैसे कि ABC 0 0 0 DEF इस फॉर्मेट में लेके आना है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब इसे और इसे 3 0 करने हैं, 2 ऑलरेडी हो गए एक साथ, अब बस इसको 0 करना है। तो क्या ये 0 हो सकता है? कैसे 0 हो सकता है? देखिए फिर से ऑपरेशन करेंगे, किस में करना है? R3 में करना है। R3 इंप्लाइज R3। अब यहाँ देखिए यहाँ 27 है, यहाँ तो 1 होना चाहिए था तब हम कुछ कर पाते। तो हम कैसे करेंगे? देखिए ऑलरेडी दोनों माइनस में है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, ठीक है सबसे पहले। अच्छा नेक्स्ट, अब इसको आप क्या करेंगे ना 1/-18 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और ऊपर 27 से R2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए होगा क्या, जब आप -18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, इसको एक मिनट रुके रहिए है ना, इसको हमको ऐड करना है ना। सो ये माइनस से नहीं, इसको केवल 18 से करिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और -1 को आप -27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +27 हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन बहुत थी वो है, और इसलिए दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है। अब अगर आप 1 करने जाएंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा इसमें बेकार का, ठीक है। तो वो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करिए कि देखिए यहाँ आपको इसे 0 करना है, इसे 0 करना है। अब ये 0 कैसे होगा? ये तभी 0 हो सकता है जब यहाँ पे +27 हो। अब यहाँ +27 आए कैसे? तो +27 लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसे 18 से भाग देना होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और फिर आप जब -27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +27 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपने ट्रिक करना है यहाँ पे। तो देखिए मैंने वही किया है यहाँ पे, -27 और 18 किया है। तो आप रखेंगे तो जैसे ही आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1580। ये बेटा ये क्या हो जाएगा, ये तो वही का वही रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए ये 0 हो गया। जब आप इन दोनों को ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर, ये 0 हो जाएगा, कन्फर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये 53 है, यहाँ पे आप देखिए -53 रखेंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा वो होगा, दिक्कत होगी, -31/18। तो ठीक है, जो भी आंसर आए इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वॉट एवर जो भी आंसर आएगा, बट ये नॉन जीरो आएगा। क्या आएगा? अशून्य संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आप ये अशून्य ही है, यहाँ पे कटेगा नहीं बेटा ये, ठीक है। सो आई होप मैं कैलकुलेट कर लूँ क्या? देख लेते हैं हम लोग तुरंत इसको। हाँ नहीं तो हाँ, ओके बेटा। सो यहाँ पे देखिए आएगा -117/18। तो ठीक है, अशून्य संख्या है। अब देखिए चूंकि ये अशून्य संख्या है तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ ए। सो रैंक ऑफ ए क्या है? रैंक ऑफ ए क्या कहता है? नॉन जीरो रोज की संख्या कितनी है। देखिए ये पूरी की पूरी संख्या नॉन जीरो है तो 1, देखिए इसमें भी ये नॉन जीरो है 2, देखिए ये दोनों जीरो है लेकिन ये तीसरा वाला जीरो नहीं है, तो ये हो गया 3। तो पूरी रैंक कितनी हो गई? 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि ये 3/3 का ही मैट्रिक्स है, ठीक है। बहुत से बच्चे 4, 5 भी लिख के आ जाते हैं। क्या करते हैं वो लोग इसकी सारणी सॉल्व करेंगे, इसकी जो सारणी का मान आ जाएगा वही सारणी इनका रैंक हो जाती है। ये गलत है बेटा। अगर आप बाय ये मेथड से भी जाते हैं, सारणी के मेथड से, तो जो सारणी का मान आया वो रैंक नहीं होती कभी भी, वो तो मान आ गया। वो क्या बताता है आपको? यह बताता है कि आपका जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक 3 होगी या नहीं। ये देखो याद रखिए, रैंक यहां से मिलती है, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है वो रैंक बताएगा, इसका आंसर नहीं बताएगा, ठीक है। याद रखेंगे बेटा, ठीक है। तो मैं जो हूं, मैं हमेशा इसी मेथड से जाता हूं, मैं कभी भी सारणी मेथड से नहीं जाता क्योंकि उसमें कभी कभी फंसने वाले काम हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हमेशा, क्योंकि 3 स्टेप करना है बेटा आपने, देखिए 1 2 3 स्टेप में आंसर आता है, कंफर्म है ये, ठीक है। और ये सबसे प्योरेस्ट मेथड है, मतलब इसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं कभी किसी को। तो मैं भी यही कहूंगा कि आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ही जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। शो दैट, देखिए ऑर्थोगोनल यानी इसे लांबिक अवयव दिखाना है, ऑर्थोगोनल दिखाना है। अब ऑर्थोगोनल के लिए मेथड क्या है आपको कि A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इंटू A विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो आप उसे ऑर्थोगोनल यानी लांबिक अवयव कह सकते हैं। तो चलिए करते हैं। हमारे पास A है, A ट्रांसपोज नहीं है, सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। सो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका
1/3 एज इट इज आएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ये जो पंक्ति है वो इस तरह से लिखी जाएगी 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ से अब आप क्या करेंगे, अब दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सो 1/3 और इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और ये वाला मैट्रिक्स पहले लिखिए 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। अब ये वाला लिखिए, देखिए ऑलरेडी मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, ठीक है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, मल्टीप्लाई करिए इसे, मैंने बताया था कि सिखाया था अभी जस्ट आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। सो प्लीज़ कोई गलत नहीं करेगा। 1 4 ये 9 आएगा बेटा, ठीक है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है इसकी। देखिए 2 2 ये -4 कितना हो गया, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 ये 0 हो जाएगा। इसे आप कर लीजिए -2 -2 2 4, ठीक है, और 2 1 कम -2 ये -2 और ये -2 -4 और ये +4 0। यहाँ भी आप इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 0 आएगा। देखिए मुझे पता है कि ये आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये है, ठीक है। अब जैसे ये वाला आएगा आप चेक कर लीजिएगा, आपको मैंने सिखाया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा। अब आप 1/9 से इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, स्केलर अदिश गुणन कहते हैं हिंदी में इसे। तो 1/9 हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा, तो चूंकि ये सब तो 0 हैं तो इनसे कोई मतलब नहीं है। 1/9 केवल इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 1/9 1/9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। सो ये रहा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, आप देख पा रहे हैं ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का क्वेश्चन है। सबसे अगर मतलब आपके जो पहला यूनिट है मैट्रिक्स का, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं विलन वाला जो क्वेश्चन मतलब करता है, जो रोल अदा करता है, वो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। आपको पता है कि आने के चांसेस इसके कंफर्म होते हैं, 90% 95% कंफर्म होता है। कोई एग्जामिनर ऐसा होता है जो आपको ये करता है कि नहीं दे, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन में ये आता ही है आपको। लेकिन तो हम ये मान के चलते हैं कि आने वाला है। और आइगन वैल्यू भी बच्चे नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वही सही से वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगर वो 3/3 का आ गया तो आप लोगों में से बहुत से लोग को 3/3 का जो करते हैं ना रूट फाइंड करने, वो भी नहीं आता है। तो बहुत सी दिक्कतें आप लोग फेस करते हैं इसके अंदर। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा और आपको जो मैं मेथड बता दूंगा उस मेथड को बस आप इंप्लीमेंट कर दीजिएगा, आंसर सारे आएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो देखिए कैसे करेंगे। ए की वैल्यू देखिए कैसे, सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, हमको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको याद रखिए a माइनस लैम्बडा आई की सारणी ज्ञात करनी है आपको। अब a माइनस लैम्बडा आई मतलब क्या होता है, सिंपल याद रखिए, आपको करना कुछ नहीं है। जहाँ ये जो डायगोनल है ना, आपके जो विकर्ण हैं, इनके साथ माइनस लैम्बडा लिख दीजिए बस, तो हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा -1 1 -1 2 माइनस लैम्बडा -1 1 -1 2 माइनस लैम्बडा, ठीक है। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ठीक है। सो सारणी याद करें, सिंपल सारणी की तरह सॉल्व कर लीजिए। 2 माइनस लैम्बडा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको एक शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो वैसे कर दें क्या, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर इससे ज़्यादा लंबा चला जाएगा तो हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके देखते हैं। इसे इन दोनों को रिप्लेस करते हैं, R1 इंटरचेंज विथ R3। देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 -1 2 और ये नीचे की तरफ चला जाएगा, 2 -1 1 उसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, और -1 2 ये अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा। अब आप क्या करेंगे, फिर से इसे 0 करना है, इसे 0 करना है और इसे 0 करना है, 3 0 करने हैं, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आप करेंगे कि R2 इंप्लाइज R2 + R1। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी -1 है,
और ये +1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। R3 यहाँ पे 2 है, सो आपको बस सिंपल करना है, -2 से मल्टीप्लाई करना है R1 को। देखिए क्या हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको तो एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, -1 + 1 0, 2 -1 1, -1 2 -1, सॉरी दिस इज +1 है ना, -1 और 2 दिस विल बी 1। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 2 - 2 0, 1 - 2 -3 हो जाएगा, 1 -4 दिस विल बी -3। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पे, आप समझ पा रहे होंगे, तो ये 0 करना है अब आपको। और 0 कैसे करेंगे आप, कैसे 0 कर पाएंगे इसे? सिंपल है। अगर अब आप देखें यहाँ से कि अगर देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि सेम वैल्यूज हैं, अगर आप इसको -3 से डिवाइड कर दें, है ना, R3 implies R3 डिवाइड बाई -3, सो ये देखिए क्या आ जाएगा आपके सामने, 1 - 1 2 0 1 1, ये हो जाएगा 0 -1 -1। सो अब देखिए, अगर आप इसे जोड़ देते हैं तो ये मेथड यहाँ पे नहीं काम कर पाएगी यार बेटा। यहाँ पे ये 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जाएगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं ले पाएगी ये मेथड। नहीं हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो रहा है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए यहाँ आगे देखते हैं। अब देखिए आपके पास ए आ गया। अब देखिए ये 0 कैसे हो गए, अगर इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि R3 implies R3 + R2 कर देते हैं, सिंपल। देखिए -1 + 1 -1 + 1, सो व्हाट वी गेट हियर, सो ए आपका आ जाएगा 1 - 1 2 0 1 1। ये देखिए ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, देखो 1 + 1 0, 1 + 1 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, a - λI फाइंड करते हैं। देखिए इसका ज्ञात करते हैं। सो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि जहां जहां विकर्ण पे आपको बस -λ करना है उसके साथ। अब आपको पता है कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो सारणी का मान होता है वो एक्चुअली विकर्ण के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्या होता है, इनके ही मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यानी कि इसका जो मान होगा a - λI, वो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बस कुछ करना नहीं है, बस इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, इतने को। ये हो जाएगा 1 - λ का स्क्वायर इंटू -λ, बस हो गया। अच्छा इसको अब आप 0 के बराबर कर लीजिए। सो a - λI बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -λ 1 - λ का स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब कि लैम्बडा बराबर 0, यानी एक बार ये मान आएगा और लैम्बडा का मान एक बार ये मान आएगा। यानी कि देखिए बहुत आसान होता है, अगर आप वैसे सॉल्व करते हैं ना 1 - λ 2 - λ 2 - λ 2 - λ करके, तो कितना लंबा ले जाता वो आप लोगों को ये, और वो लेंथी जाता, वो लंबा भले नहीं जाता, भले इतने में आंसर आता, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता। लेकिन ये देखिए एकदम सॉर्ट आउट करके है, कितने स्टेप में आपने लिए, 3-4 स्टेप में आपने तुरंत आंसर ले लिया। अच्छा इसके बाद जब आप सारणी फाइंड करेंगे, याद रखिएगा अपर ट्रायंगुलर में, ये अपर ट्रायंगुलर है, उच्च त्रिभुजीय अवयव है, ऐसे मैट्रिक्स में अगर आपको सारणी का मान ज्ञात करना हो तो जो उसके विकर्ण होते हैं उन्हीं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उनका जो गुणा करेंगे तो जो ज्ञात होगी संख्या वही उसका मान होता है। तो बस मैंने इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई किया है। तो ये देखो 2 बार है तो इसका पावर लगा दिया 2 और ये -λ। और जब अब आप क्या करेंगे, इसे आप 0 के बराबर करेंगे, तो जैसे आप 0 के बराबर करेंगे तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा और आपको लैम्बडा का मान यहाँ पे क्या मिल रहा है 0, और इसका मान क्या मिलेगा, लैम्बडा बराबर 1 1 1 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 2 है। ये देखिए ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप ये क्या हो गया बेटा, ये आइगन वैल्यू हो गई, ये आपका आ गया आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू आ गई आपकी, हो गई आइगन वैल्यू हो गई 1 1 0, ये आपकी आइगन वैल्यू है। अब आइगन वेक्टर कैसे निकालना है, देखिए यहाँ से आ गया। अब आइगन वैल्यू निकालने, देखिए जो आइगन वैल्यू होती है, हर आइगन वैल्यू का उसका क्या होता है, एक आइगन वेक्टर होता है। यानी इसके लिए इसका एक वेक्टर होगा, इसके लिए इसका अपना वेक्टर होगा और इसके लिए अपना इसका वेक्टर होगा। सो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे लैम्बडा बराबर 1, और कहाँ रखेंगे, रखना कहाँ है, इन a - λI
ये मैट्रिक्स है इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, इसमें रखना है आपको, इस फॉर्मेट में रखना है, याद रखिएगा। लैम्बडा बराबर 1 कहाँ से आया, ये, और आपको करना क्या है, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स बराबर 0। एक्स क्या है, एक्स आपका अननोन वेरिएबल्स का अवयव है। देखिए कैसे लिखेंगे, a माइनस लैम्बडा आई कहाँ है, देखिए कैसे लिखेंगे, 2 माइनस लैम्बडा। अब आप ये वाला नहीं ले सकते, अब आपको ये वाला लेना है, याद रखिएगा। 2 माइनस लैम्बडा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। देखिए माइनस, ठीक है, माइनस लैम्बडा लगा देंगे। x मतलब होगा x1 x2 और x3। ये आपका, यही आपका वेक्टर है यानी सदिश है, इसी को आपको ज्ञात करना है बेटा x, और बराबर करना है आपको 0 के, 0 0 और 0 के। ये है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अंदर आप लैम्बडा का मान क्या रख देंगे, 1 रख दीजिए, ठीक है। सो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 इंटू x1 x2 और x3। क्या हो गया, अब आप देखिए यहाँ पे फिर से आपको रो ऑपरेशंस करने होंगे, ये जो हमने किए हैं अभी तक। तो सिंपल है, इसे 0 करना है, इसे 0 करना है और इसे 0 करना है, इसे और इसे 3 को 0 करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल R2 इम्प्लाइज R2 प्लस R1 और R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R1। ये क्या आएगा आपके पास, ये एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, इसको जोड़िए तो 0 आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इसे माइनस करेंगे 0 आ गया, माइनस माइनस 1 कर देंगे तो ये भी 0 हो गया, 1 में से माइनस गया तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब देखिए बहुत आसानी से निकल गया आंसर, परेशान मत होइएगा एकदम। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आपको मिल जाएगा x1 माइनस x2 प्लस x3 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब दिक्कत क्या है कि आपको बात पता होनी चाहिए कि जितने अननोन होंगे, जितने आपको वैल्यू फाइंड करनी है, उतने नंबर ऑफ इक्वेशन आपके सामने होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अननोन 3 है, x1 x2 x3 है, लेकिन इक्वेशन केवल एक ही है जो आपके सामने दिख रहा है। तो इसका मतलब ये तो जास्ती हो गई उसके साथ, भाई तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। तो अब आप क्या करेंगे उसके लिए, आप सिंपल ये करिए कि आपको ये करना होगा कि यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन। सो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3। नंबर ऑफ इक्वेशन यानी कि समीकरण की संख्या कितनी है, 1। कितना हो गया, ये 2, यानी कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। अब फ्री वेरिएबल क्या होता है, आपको बेटा क्या करना होगा, किसी 2 वैल्यूज को अपने मर्जी से उसका मान मानना होगा। तो मैं तो कितने हैं, ऐसे कितने वैल्यूज हैं जिनका आपको मानना होगा, तो वो 2 ही वैल्यूज हैं। यानी आप x1 x2 को मान सकते हैं, x2 x3 को मान सकते हैं, या x1 और x3 को मान सकते हैं। तो मैंने माना लेट x1 बराबर x2 बराबर k1 और x3 बराबर k2 मान लिया मैंने। सो अब इसमें इसका आंसर रखिए, तो आपका x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 का वैल्यू ये आएगा, ये यहाँ इस तरफ जाएंगे तो k1 माइनस k2, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। सो आपने क्या माना, x1 बराबर k1 माइनस k2। अब आप क्या करेंगे, ओके इसे लिख लीजिएगा आप। सो मैं थोड़ा रफ करने वाला हूँ, ठीक है, पॉज करके लिखते चलिएगा बेटा। अच्छा यहाँ से ही मैं कर रहा हूँ। सो आप देख पा रहे हैं, सो x1 x2 और x3 इसकी वैल्यूज लिखेंगे अब आप सामने। ये हो गया k1 माइनस k2, x2 को आपने k1 माना था, x3 को आपने k2 को माना था। तो अगर आप इसे अलग अलग करेंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं, आप इसे +0 करके लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो k1 का अलग करिए, k2 को अलग करिए, है ना, ये इसके साथ k2 है, इसके साथ k1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन आएगा, k1 0 है ना, प्लस माइनस k2 0 प्लस k2। सो आपको क्या मिल गया, यहाँ से k1 कॉमन करिए, आपका वेक्टर हो गया 1 1 0, और यहाँ से k2 कॉमन करिए, ये आपका आंसर हो गया ये। सो देयरफॉर फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 आपके आइगन वैल्यूज कितने होंगे,
आइगन वेक्टर क्या क्या होंगे, एक तो ये होगा 1 1 0 और दूसरा होगा -1 0 1। ये आपका आंसर आया है बेटा उसका, ठीक है। ये किसके लिए है, अभी लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 के लिए आ गया है। अब ऐसे ही आपको किसके लिए निकालना है, 0 के लिए निकालना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब लैम्बडा की वैल्यू 0 लेंगे। देखिए क्या होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अगर आप लैम्बडा की वैल्यू 0 लेते हैं तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, 2 - 1 1 -1 2 -1 1 1 दिस विल बी -1 2। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपने देखिए इसी को हमने जस्ट यहाँ पे सॉल्व किया था, इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे जस्ट सॉल्व किया था, तो आपको फाइनली क्या मिला था, ये था, अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है ना। देखिए यही जो आपका ये है मैट्रिक्स है, देखिए सेम मैट्रिक्स है जो हमने इसको ट्रांसपोज किया था, यहाँ पे ट्रांसफर करते करते यहाँ तक लाए थे, तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली यही लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। सॉरी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए ये हो जाएगा 1 -1 2 0 1 1 और ये हो जाएगा 0 0 0। इफ़ आई मल्टीप्लाई, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 और x3 से, सो ये क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, दो समीकरण मिल रहे हैं आपको। ये हो जाएगा x1 - x2 + 2x3 बराबर 0 और यहाँ से आपको x2 + x3, देखिए x1 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, x2 बराबर है, x2 इज इक्वल्स टू -x3। ये वाली वैल्यू उठा करके आप इसमें रख दीजिए। सो आपको x1, यहाँ पे आप अगर -x3 रखेंगे तो ये +x3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x3 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कितना हो गया, ये x1 + 3x3 बराबर 0। इसका मतलब x1 ये -3 होगा x3 का, ठीक है। सो इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिल गए। सो आप यहाँ तक प्लीज़ आ जाइएगा, मैं थोड़ा रफ करना है बेटा मुझे। सो ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ आ गई हैं। x1 की वैल्यू क्या है, 3 टाइम x3 -3 टाइम x3। x2 की वैल्यू क्या है, -x3 और ऑलरेडी x3 यहाँ पर आपके पास है। तो अगर आप इसे x3 को बाहर निकाल लें तो आपके पास क्या बचेगा, -3 -1 और 1। सो देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू 0 के लिए आपको जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो होगा -3 -1 और 1। सो इस तरह से बेटा ये आपका आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। सो एक्चुअली मैंने पूरी कोशिश की है इस एक वीडियो में आपके जितने भी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक मैंने इसमें शायद से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वेश्चन छोड़ा हुआ होगा। सो उसे हम अगली बार में अगले वीडियो में कर लेंगे। बट अगर आप तो भी अगर इतना देख लेते हैं तो कम से कम आपको मैट्रिक्स से 12 से 13 मार्क्स मिल जाएंगे बेटा आराम से। जितना भी मैंने इस वीडियो में पढ़ा दिया है उसमें से आपको 12 से 13 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उसको रोक करके पॉज करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और बस आप क्लियर हो जाएंगे। और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर अगर अभी तक अगर आपको नहीं आ रहा था तो अब आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा रो ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, वो भी बस तीन स्टेप के लिए। तो बस आप जैसे मैंने किया है बस उसी को आप बार बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे करना है आपने, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा हम लोग आपके लिए उतना अच्छे वीडियो ला करके आप लोग की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा।